प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे संघ व्यवस्था की प्रकृति। हम देखते हैं कि भारत में दो तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया गया, एक संघात्मक शासन व्यवस्था को और एक एकात्मक शासन व्यवस्था को। हम देखते हैं कि भारत जो है उसको राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत को राज्यों का संघ कहने के पीछे क्या कारण थे, यह क्यों भारत को राज्यों का संघ कहा गया, उसके पीछे जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी क्या मंशा थी। संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसके स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था। प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं और संघ राज्य समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में अब 28 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2 जून 2014 को नया तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया और हाल ही में धारा 370 हटने के बाद जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को आपस में मिलाकर एक भारत राज्यों का संघ बनाया। भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया, क्या आवश्यकता थी? तो उसके पीछे यह आवश्यकता थी कि भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और आचार विचार की दृष्टि से विभिन्नता वाला देश है और इन विभिन्नताओं में एकता स्थापित करने के लिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विशाल देश है और एक विशाल देश का प्रशासन संघात्मक शासन के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संघात्मक व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया या उसकी आवश्यकता महसूस की। जैसे हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीयकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई गई है, उसके आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है संघात्मक शासन और एक होती है एकात्मक शासन। जैसे हम देखते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या, भाषा, धर्म और संस्कृति आदि विभिन्नता वाला देश है और भारत में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये बहुत अधिक विशाल देश है। इस विशाल देश में विभिन्नताओं के बीच देश के जीवन संस्कृति को बनाए रखने के लिए संघात्मक व्यवस्था को आवश्यक समझा
और भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। संघात्मक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए या हम कहें कि संघात्मक व्यवस्था का अर्थ साधारण शब्दों में संघवाद या संघात्मक शासन वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के बीच में होता है। ये दो प्रकार की सरकारें कौन सी होती हैं? एक होती है केंद्रीय सरकार और एक होती है राज्यों की सरकार। जो संघीय सरकार है या संघात्मक शासन है, उसकी परिभाषा देते हुए फाइनल ने कहा है कि यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। यानी कि सत्ता और शक्ति किनके बीच में होगी? केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच में। यानी कि सत्ता एक जगह एकत्रित नहीं होगी, सत्ता का विभाजन होगा केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में। डायसी ने भी संघात्मक शासन प्रणाली की या संघात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा कि संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। मतलब डायसी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और जो हमारी स्थानीय या प्रदेश की जो सरकार है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना ही क्या है? संघात्मक व्यवस्था है या संघात्मक शासन है। भारतीय संविधान में जो है वो संघवाद को अपनाया, लेकिन संघवाद जो शब्द है वो एक सीमित सरकार का सिद्धांत है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार दोनों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। संघात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण जो हैं वो प्रमुख है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आज संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों पर। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसको अपनाने के पीछे क्या कारण थी या क्या आवश्यकता महसूस की गई। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ और संघात्मक व्यवस्था की परिभाषा। अब चर्चा कर रहे हैं आज हम संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों पर, यानी संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हो सकते हैं। मोटे रूप से हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन। विश्व के जितने भी देश हैं उसमें से जो भारतीय संविधान है उनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघीय सूची में 97 विषय हैं। इन संघीय सूची पर संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय 66 हैं। इनमें राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन विषय में पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी कानून को लेकर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य अपनी सूची संविधान से प्राप्त करता है, केंद्रीय सरकार से नहीं करता। समवर्ती सूची का विभाजन भी संविधान द्वारा किया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा राज्यों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया। ये कथन असत्य है कि राज्यों को
केंद्र के अधीन रखा गया। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को नहीं बदल सकता और नए ही न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकता है। संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारतीय संविधान प्रमुख है, सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह ये घोषणा नहीं की गई कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके जितने भी प्रावधान हैं वो सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है। केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य जो प्रमुख पदाधिकारी है उसके द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। कोई भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है वो संविधान की रक्षा करने की या संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेता है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। जब हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, संविधान सर्वोच्च है, तो हमारे यहाँ स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान की रक्षा का कार्य स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। डॉक्टर के.वी. राय के शब्दों में, इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्ण सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। यानी संविधान की रक्षा करने के लिए और जो शक्तियों का विभाजन है उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लिखित और कठोर संविधान। हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो एक लिखित संविधान है। इसमें ये लिखित होने के साथ साथ कठोर भी है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की 3 व्यवस्था की गई है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ प्रत्येक राज्यों की विधानमंडलों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पर हम अलग टॉपिक जब हमारा होगा तब उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि संविधान में संशोधन किस प्रकार हो सकता है। उसके लिए भारतीय संविधान में 3 तरीकों को अपनाया गया है। तो हमारे जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। इस कठोर प्रक्रिया के कारण ही संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकार में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जाता, वरन इन प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही संभव है। अतः इस प्रकार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उच्च सदन राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद
उच्च सदन अथवा राज्यसभा राज्यों का सदन है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर है। यानी कि भारत का जो संसद है उसमें जो संसद का उच्च सदन है उसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और वो अलग अलग जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं वो समानता के आधार पर नहीं जाते। जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2-2 प्रतिनिधि जाते हैं उच्च सदन में। लेकिन भारत में समानता की बजाय जो राज्यों की जनसंख्या जितनी अधिक है उस राज्य से उतने अधिक व्यक्ति उच्च सदन में जाएंगे। हम देखते हैं कि संविधान में संघात्मक व्यवस्था के जो मुख्य लक्षण हैं उन पर आज हमने चर्चा करी। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। जैसा कि पायली ने लिखा है कि भारतीय संविधान में संघीय होने या न होने पर विवाद उठने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। आज हमने चर्चा करी भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों पर। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों पर। धन्यवाद।